यह कहानी भारत के उजाड़ भूले बिसरे कोनों में खुलती है, जहां बचपन अक्सर गरीबी की निरंतर पकड़ द्वारा छीन लिया जाता है। भाग एक, कबाड़ उठाने वालों की दुनिया। दिल्ली के विशाल कचरे के ढेरों की धूल भरी हवा के बीच आप साहेब को पा सकते थे। वह शायद 9 या 10 साल का एक छोटा लड़का था, जिसकी काली आंखों में एक क्षणिक आशा चमकती थी। जब वह कबाड़ बीनता था, वह अकेला नहीं था। लगभग 10,000 जूते चप्पल रहित बच्चों की एक पूरी सेना सीमापुरी के पास के डंपों पर उतरती थी, जो राजधानी के बाहरी इलाके में एक बस्ती थी। इन बच्चों के लिए कचरा ही उनकी पूरी दुनिया था। यह सोना था जिससे कभी कभी 1 रुपया, एक फटा हुआ जूता या एक खोया हुआ खिलौना मिल जाता था। यह जीवित रहने का एक नाजुक साधन था। साहेब, जिसका पूरा नाम साहेब आलम, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, विडंबनापूर्ण रूप से हर विलासिता से रहित जीवन जी रहा था। वह और उसका परिवार बांग्लादेश के शरणार्थी थे, जो 1971 के तूफानों से भाग गए थे। वे सीमापुरी में बस गए थे, एक वीरान जगह जहां वे मिट्टी के ढांचों में टिन और तिरपाल की छतों के साथ बुनियादी स्वच्छ छता या बहते पानी के बिना रहते थे। यहाँ 10,000 कबाड़ बीनने वाले 30 से अधिक वर्षों से बिना किसी पहचान के रह रहे थे। फिर भी उनके पास राशन कार्ड थे, जिससे उनके नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित होते थे और वे अनाज खरीद सकते थे। लेखिका, जो हर सुबह साहिब से मिलती थी, अक्सर उससे संक्षिप्त मार्मिक बातचीत करती थी। एक बार उन्होंने पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उसने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं लाती है। यह एक आम दृश्य था, जूते चप्पलों के बिना रहने की यह शाश्वत अवस्था, जो निरंतर गरीबी के जीवन के लिए एक स्वीकार्य बहाना था। लेखिका ने महसूस किया कि कबाड़ बीनने वालों के लिए यह सिर्फ एक काम से कहीं अधिक था। यह जीवित रहने का एक साधन था, खोजने की एक कला थी, जो उन्हें उनकी रोजमर्रा की रोटी देती थी। हालांकि बच्चों के लिए इसका एक गहरा महत्व था, इस बात की खुशी की कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। एक दिन साहिब ने लेखिका से कहा, मैं स्कूल जाऊंगा जब वे मेरे पड़ोस में एक बना देंगे। जब लेखिका ने मजाक में पूछा कि क्या वह जाएगा अगर वह एक स्कूल शुरू कर दे, तो उसने एक शर्मीली अनिश्चित मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद वह वापस आया और पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है? लेखिका को एक ऐसा वादा करने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई जिसे वह निभा नहीं सकती थी, लेकिन जल्द ही समझ गई कि गरीबों से किए गए वादे अक्सर खोखले होते हैं। फिर एक ठंडी सर्दियों की सुबह लेखिका ने एक अलग साहब को देखा। वह पड़ोस के क्लब के तारबंदी वाले गेट के पास खड़ा था, 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसे झूला बहुत पसंद था, जो चौकीदार कभी कभी उसे इस्तेमाल करने देता था। लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बाद में आया। उसने लेखिका से कहा, मैं अब सड़क के नीचे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपए और मेरा सारा भोजन मिलता है। वह एक स्टील का कनस्तर पकड़े हुए था, एक बर्तन जो प्लास्टिक बैग से कहीं अधिक भारी था, जिसे वह इतनी हल्केपन से कंधे पर उठाता था। स्टील का कनस्तर चाय की दुकान के मालिक का था। लेखिका ने उसके चेहरे से लापरवाही वाला भाव गायब होते हुए देखा। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, वह बंधा हुआ था, और कबाड़ बीनने की सरल स्वतंत्रता, भले ही फटे पुराने कपड़ों में हो, चली गई थी। कनस्तर का वजन एक नए भारी बोझ का प्रतीक था, उसकी आत्मनियंत्रण की हानि। भाग 2, फिरोजाबाद का चक्र। मुकेश का सपना। कहानी का दूसरा भाग फिरोजाबाद की ओर मुड़ता है, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध एक शहर है। इस शहर के धुएं से भरे तंग घरों में मुकेश रहता था, एक लड़का जिसने सपने देखने की हिम्मत की। जब उसके पेशे के बारे में पूछा गया, तो मुकेश ने जोर देकर कहा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेखिका ने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? उसने घोषणा की, मैं कार चलाना सीखूंगा। उसकी नजर उसकी ओर मिली, साफ और अडिग। यह सपना फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों में एक मृगतृष्णा था, एक ऐसा शहर जहां हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के खतरनाक पीढ़ी दर पीढ़ी के कारोबार में लगा हुआ था। यह भारत के शीशा फूंकने वाले उद्योग का केंद्र था, जहां परिवार खतरनाक रूप से गर्म भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए शीशे को वेल्ड करते हुए और देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता चुके थे। मुकेश का परिवार उनमें से एक था। पीढ़ियों ने अपना जीवन काल कोठरियों में टिमटिमाते तेल के लैंप के पास बिताया था, जहां वे अवैध रूप से उच्च तापमान में और प्रकाश और हवा की कमी वाली परिस्थितियों में काम करते थे। अगर कानून लागू किया जाता, तो लगभग 20,000 बच्चों को इन भट्टियों से मुक्त कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकेश गर्व से लेखिका को अपने घर ले गया, बदबूदार गलियों से होते हुए जो कचरे से भरी हुई थी। उन्होंने एक अर्ध निर्मित झोंपड़ी में प्रवेश किया, जहां एक कमजोर युवा महिला, घर की बहू, पुत्रवधू
रात का भोजन पका रही थी। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी और छोटी होने के बावजूद पहले से ही तीनों पुरुषों की प्रभारी थी। उसका पति मुकेश और उनके पिता रिवाज का पालन करते हुए जब बड़े आदमी ने प्रवेश किया तो उसने धीरे से दीवार के पीछे हटकर अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। मुकेश की दादी, जिन्होंने अपने पति को शीशे की चूड़ियों को चमकाने की धूल से अंधा होते देखा था, पास बैठी थी। वह अपने भाग्य पर संतुष्ट थी। उन्होंने पूछा, क्या भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? उनकी आवाज में भाग्यवाद भरा हुआ था। फिरोजाबाद में गरीबी एक आर्थिक स्थिति नहीं थी, यह एक जातिगत नियति थी। पीढ़ियां एक दुष्चक्र में फंसी हुई थी। चूड़ी बनाने वालों की जाति का कलंक, गरीबी, एक संगठक का अभाव, साहूकार, पैसे उधार देने वाले, पुलिसकर्मी, नेता, राजनेता, बाबू, अधिकारी और कानून साथ मिलकर उन्होंने बच्चों पर एक भारी बोझ डाला। एक ऐसा बोझ जिसे वे नीचे नहीं रख सकते थे। लेखिका ने सविता को देखा, एक फीकी गुलाबी पोशाक में एक युवा लड़की एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई मशीनी रूप से शीशे के टुकड़ों को सोल्डर कर रही थी। उसे पता नहीं था कि वह जो चूड़ियां बना रही थी वे एक भारतीय महिला के सुहाग, वैवाहिक सुख का प्रतीक थी। एक दिन वह उन्हें पहनेगी, लेकिन अभी भी एक बच्चे के रूप में। उसके हाथ एक स्वचालित मशीन की तरह चलते थे। इस भारी शारीरिक लागत से अनजान वे अक्सर वयस्क होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। हालांकि मुकेश अलग था। उसने झोंपड़ियों और सुनहरी धान के हरे, शाही नीले रंग की चूड़ियों के ढेर देखे, लेकिन उसकी आंखें भविष्य पर टिकी थी। मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना दूर का लग रहा था। उसके घर से एक लंबा रास्ता, लेकिन वह सीखने के लिए गैरेज तक पैदल चलने को तैयार था। जबकि फिरोजाबाद में अन्य लोग निराशा की सामूहिक चीख में फंसे हुए थे। उस शक्तिशाली गठजोड़ के खिलाफ खुद को संगठित करने में असमर्थ थे जिसने उन्हें गरीब रखा था। मुकेश का सपना उसका अपना प्रतिरोध था। कार चलाने, दूर होने और अपना खुद का मालिक बनने की उसकी इच्छा एक धीमी शांत फुसफुसाहट थी जो उस अंधेरे की तुलना में एक उज्जवल, अधिक साहसी भविष्य का संकेत देती थी जिसने इतने सारे बचपनों से बसंत चुरा लिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।